तो यार लास्ट वीडियो जेई फिजिक्स डिकोडेड के एपिसोड 1 में फिजिक्स का हमने एक बेसिक ओवरव्यू लिया था, जहां हमने इंटर रिलेशन देखा था टॉपिक्स के बीच में। फिर उसके बाद एक डिटेल स्ट्रैटेजी डिस्कस करी थी फिजिक्स कैसे पढ़ा जाए। तो 3 पिलर स्ट्रैटेजी की बात करी थी हमने, जिसमें कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी बिल्डिंग हो गया, प्रैक्टिस हो गया, टेस्ट प्लान हो गया, उन सबको डिटेल में डिस्कस किया था। और उसके साथ ही जेई मेंस और जेई एडवांस में क्या डिफरेंस रहता है प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी देखा था। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बुक्स कौन सी प्रेफर की जानी चाहिए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, उसको भी डिस्कस किया था। ऑलराइट, तो यार अब इस वीडियो में हम लोग फोकस करने वाले हैं सॉल्विंग फिजिक्स पे। तो यार कॉन्सेप्ट आने के बाद भी कई बच्चों को दिक्कत आती है कि उनसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, तो इसमें उस डिटेल स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ मैथ्स का क्या रिलेशन होता है फिजिक्स के साथ। कई बच्चे यार इसको भी एक मैथ्स के जैसे क्रिएट कर लेते हैं, तो उसको भी क्लियर करने वाले हैं। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फंडाज हैं, जैसे रिव्यू शीट हो गई, फॉर्मूला बैंक हो गया। 12th में जो स्टूडेंट्स हैं उनके 11th के बैकलॉग क्लियर कैसे करना है, और 11th वालों को बैकलॉग कैसे क्रिएट नहीं होने देना है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और जो बुक्स हमने डिस्कस करी थी उसका पैटर्न क्या होना चाहिए पढ़ने का, उसको भी देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So hey guys, this is Athar Chowk, second year undergraduate student at IIT खड़गपुर। चलिए शुरू करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं सॉल्विंग फिजिक्स पे। यार भैया आपने ये पूरा पढ़ना कैसे ये भी बता दिया, और किताबें कौन सी करनी है ये भी बता दिया। अब अपन इस बारे में बात करते हैं कि तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे है। ऐसे रैंडमली चीजें वर्कआउट करने से नहीं होगा। ये जेई की प्रिपरेशन में तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि एक स्ट्रैटेजी के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एम करते हुए तुम चलोगे ना, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तभी ये काम तुम्हारा होने वाला है। रैंडम वे में चीजें नहीं काम करती, तुम्हें ऑर्गेनाइज होकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्विंग फिजिक्स की बात करते हैं, तो उसमें भी बेसिकली 3 स्टेप्स होती है। दैट इज डिजाइन द स्ट्रैटेजी, एग्जीक्यूट द स्ट्रैटेजी एंड चेक। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो डिजाइन में क्या है, तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आया तो ऐसे नहीं कि डायरेक्ट अटैक कर दिया। क्वेश्चन तुम्हें घूर रहा है, तुम क्वेश्चन को घूर रहे हो, और इस चक्कर में टाइम बीते जा रहा है कि यार ये तो क्वेश्चन करना ही है। ऐसे नहीं होगा, क्वेश्चन तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहले तुम क्वेश्चन का ओवरव्यू लोगे, फिर उसके बाद कॉन्सेप्चुअल टूल्स देखोगे। एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं। जैसे सपोज मैकेनिक्स का क्वेश्चन आया, तो मोर और लेस तुम्हारे पास 4 मेजर टूल्स होते हैं उसको सॉल्व करने के। जैसे एक हो गया फोर्स एनालिसिस का कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट, फिर हो गया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और चौथा हो गया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो इनमें से तुमको समझना पड़ेगा कि मैं कौन सा इधर अप्लाई करूं। वो चीज कैसे तुम समझ पाओगे, धीरे धीरे बिल्ड होगी वो, इधर से सॉल्व एग्जाम्पल और इधर से प्रैक्टिस करके ही ये चीज आएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्चुअल टूल्स हो गए। फिर उसके बाद तुम्हें एक डायरेक्शन मिलेगी कि मैं शुरू कैसे करूं। फिर उसके बाद तुम क्लासीफाई कर पाओगे कि हाँ ये प्रॉब्लम इस टाइप का है, मैंने ऐसे जो सॉल्व एग्जाम्पल के थ्रू सीखा है ना। इधर पता है, इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर होता है चीजों को समराइज होता है, डायग्राम, एक एफबीडी बना दिया, गिवन चीजें लिख ली, वो वाला पॉइंट। फिर उसके बाद तुम जब क्वेश्चन एग्जीक्यूट करोगे ये स्ट्रैटेजी, तो एक प्रॉपर सिंबल्स के साथ वर्क करते हुए, रिलेटेड वेरिएबल, फिजिक्स में हर चीज के लिए वेरिएबल डिफाइन किए गए हैं, वो किसी काम के लिए किए गए हैं कि तुमको एक इजी हो गई प्रॉब्लम सॉल्व करना। और फिर उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंपल और नीट रखो चीजों को। जब तुम पढ़ रहे हो, जब तुम एग्जाम दे रहे हो, इट डजंट मैटर, लेकिन जब तुम पढ़ रहे हो, तुम सीख रहे हो सब्जेक्ट को, तो तुम्हें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही चीजें तुम्हें आगे जाके रिवाइज भी करनी है। फिजिक्स एक हमको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि जैसे डायमेंशनल एनालिसिस हो गया, कोई पर्टिकुलर वैल्यू किसी वेरिएबल के एक पर्टिकुलर रेंज में लाई करेगी। ठीक है, तो इस तरह से तुम आखिरी में आंसर आने के बाद एक चेक भी लगा सकते हो कि हाँ यार ये मेरा प्रॉब्लम आंसर सही है या नहीं है। तो ये हो गई सॉल्विंग फिजिक्स वाली बात। आ गई बात समझ में? ठीक है, फील लो यार चीजों का, आएगी धीरे धीरे, सब होगा। कोई चीज मुश्किल नहीं होती, हमें आसान बनानी है चीजें। ठीक है, यस। तो यार अब आगे बढ़ते हुए ये चीज देखते हैं कि अगर जैसे कोई 11th में बच्चा है, उसको आगे की फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है, या 12th में किसी को लगता है कि यार मेरी बहुत ज्यादा फिजिक्स वीक है, तो उसके पीछे का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बेसिक मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हो सकते हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं इधर क्लैरिफाई करने के लिए, फिजिक्स इज नॉट मैथ्स। फिजिक्स कोई मैथ्स नहीं है, मैथ्स के कुछ टूल्स है जो फिजिक्स में काम आते हैं।
तो इसको मिस इंटरप्रेट मत करना कि अगर तुमको मैथ्स नहीं आती तो फिजिक्स नहीं आ सकती। लेकिन हाँ, एक बेसिक मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं वो तुम्हें आना बहुत जरूरी है। दैट कंप्राइजेस ऑफ वेक्टर्स हो गया, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तुम्हें सेंटर ऑफ मास का कोई क्वेश्चन दे दिया वेरिएबल मास डेंसिटी का, तुम्हें पूछ रहा है सेंटर ऑफ मास बताओ, सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया और निकलवाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें इंटीग्रेट ही करना नहीं आती चीजें, तुम्हें डिफरेंशियल एलिमेंट नहीं लेना आता, तो कैसे होगा क्वेश्चन? समझ रहे हो ना मेरी बात? तो फिर उसके बाद एक ग्राफ का एनालिसिस हो गया, कई सारे ऑप्शंस तक जेई मेन और एडवांस में ग्राफ के फॉर्म में दे देता है, तो तुम्हें ग्राफ का प्रॉपर एनालिसिस आना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद यूनिट डायमेंशन से इधर चेक वाला चीज वो तो इजी है वैसे, एरर एनालिसिस के काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैं 11th के स्टार्टिंग में पढ़ा देते हैं ये, लेकिन मैं ये बताता हूँ तुमको कि 12th के एंड तक तुम्हें अच्छे से एरर एनालिसिस करना आएगा, क्योंकि तब तक तुम चीजें समझ पाओगे, सारे फॉर्मूलाज तुम्हारे पास होंगे, ठीक है। और बेसिक अलजेब्रा में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी, क्वाड्रेटिक और बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। ये सारी चीजें तुम्हें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी अगर आगे का फिजिक्स अच्छे से सीखना है तो, ठीक है। ये टूल्स तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, ठीक। अब यार इधर सारी चीजें देखने के बाद कुछ फंडे हैं जो मैं तुमको और देना चाहूंगा। एक चीज तो कि रिव्यू शीट, जो तुम इधर प्रैक्टिस करके चीजें समझ रहे हो ना, ये पूरे स्टेप्स फॉलो करके कि हाँ अब मैं इस जगह स्टैंड कर रहा हूँ, इतना मैंने समझ लिया है, तो उसको एक रिव्यू शीट बना देना कि यार इस टॉपिक में अब मेरे इतने सही क्वेश्चन हुए आउट ऑफ दिस, तो मैं अच्छी जगह स्टैंड कर रहा हूँ सपोज उसमें, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ यार ये मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, अब जो मेरे वीक टॉपिक है उसको इंप्रूव करना है, तो उसके लिए तुम्हारे लिए रिव्यू शीट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद फॉर्मूला बैंक, भैया आपने इधर तो बोला था फॉर्मूला तो याद करने नहीं है, लेकिन भाई अपन एग्जाम को भी तो टारगेट कर रहे हैं। अगर तुम्हें कोई रिजल्ट इंपॉर्टेंट लगता है और जिससे तुम्हारे एग्जाम में 2 मिनट बच रहे हैं, तो मैं तो यही चाहूंगा ना, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम लेके उसको बैठ कर रटने लग जाओ, है ना। रटना नहीं है, तुम्हें समझ के अपने आप वो चीज याद हो जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक जगह इकट्ठा होंगे सारे फॉर्मूला जो तुमने चैप्टर में सीखे हैं, तो तुम्हें अल्टीमेटली एक जगह सारी चीज मिल जाएगी, ऑर्गेनाइज होने का तरीका ही है, तो वो बना सकते हो तुम। फिर उसके बाद बैकलॉग्स वाली बात होगी, जो 12th वाले को मैंने शुरू में अगर डरा दिया हो कि ये 11th के टॉपिक ऐसे काम आने वाले हैं इसमें, तो यार डरने की बात नहीं है, फिर से तुम्हें उठा के चीजें तैयार करनी पड़ेगी। एक बैकलॉग्स की मैं सेपरेट वीडियो हाउ टू क्लियर बैकलॉग्स की मैं बना दूंगा, लेकिन उसके पहले एज अ जनरल पॉइंट, एचसी वर्मा अगर तुम्हारी 11th की कंप्लीट नहीं है पार्ट 1, तो तुम उठाओ चैप्टर, एक पर्टिकुलर टाइम डिवोट करो पूरे हफ्ते में और उसे करना शुरू करो। एट द एंड तक अपने आप अगर तुम रेगुलरली विजिट करोगे वो चीजें, तो हो जाएगी कंप्लीट, है ना। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद कुछ जनरल टिप्स भी देख लेते हैं, एक्यूरेसी वर्सेस स्पीड। तुम्हें मुझे एक बात बताओ कि गलत तरीके से उसी काम को 50 बार कर लेना या सही तरीके से उस काम को 20 बार करना, किसमें ज्यादा फायदा है? ठीक है ना, यू गॉट योर आंसर कि तुम्हें एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी, एक्यूरेसी पहले तो बनानी पड़ेगी, फिर उसके बाद स्पीड अपने आप इंक्रीज की जा सकती है। तो इसके पीछे मत भागना कि मेरे इतनी देर में इतने ही सवाल सॉल्व हुए। हाँ, प्रोडक्टिव काम करना है, लेकिन उसमें एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती है कि तुमने कितना सही किया उसको। आ रही बात समझ में? फिर उसके बाद आते गेटिंग द बेसिक राइट। तो डायरेक्ट हेवी कॉन्सेप्ट्स पे जंप मत करने की कोशिश करना। कई बच्चे इधर ये इरोडोव में गलती करते हैं कि डायरेक्ट इरोडोव लेके बैठ गए, तो वो नहीं होने वाला यार, ऑब्वियस है। तो पहले बेसिक्स धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करो। एग्जाम टेम्परामेंट बिल्डिंग की एग्जाम हॉल में जाके मैं कैसे बिहेव करने वाला हूँ इन क्वेश्चंस को लेके, ऐसा नहीं कि एग्जाम हॉल में जाके हेलू हो गए, है ना। तो वो चीज हमें नहीं करनी है। एक प्रॉपर टेम्परामेंट बिल्ड करना पड़ेगा कि हाँ यार इतनी देर में अब मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एग्जाम में वही क्वेश्चन देखा तो मैं उसको उधर सॉल्व नहीं कर पा रहा, है ना। तो वो बात इधर आ गई। फिर उसके बाद प्रिपरेशन इज बेटर देन पेनेस। बाद में ये सोचने से कि मेरा क्या होगा और अच्छा अभी में मेरे को फिजिक्स नहीं आया, ये वो 12th में अगर कोई स्टूडेंट है तो वो ऐसा समझता है कि मेरी 11th वेस्ट हो गई। तो ये सब सोचने से काम नहीं होगा, तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तुम्हें उठा के किताब लेके बैठोगे सवाल सॉल्व करने के लिए, तो जाके तुम्हारी चीजें क्लियर होंगी। और फिर उसके बाद सेल्फ इवैल्यूएशन की बात में तुम्हें इधर समझा चुका हूँ प्रीवियस ईयर, कैसे अटेम्प्ट करना है तुम्हें कैसे समझ में आएगी कि तुम अभी किस जगह स्टैंड कर रहे हो। तो वैसे जाके ये कुछ जनरल टिप्स थी, तो इन्हें याद रखो, ठीक है। ओके, सो यार आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इनटू 3 पार्ट्स, सो स्टे ट्यून्ड।
सो यार आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। एंड मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल्सो अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या मेरा इंस्टा हैंडल है, आप मुझे पर्सनली भी अपनी क्यूरी सेंड कर सकते हो एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ओके। और अपना टेम्पो हाई रखना है यार, खूब पढ़ाई करो, मेहनत करो और मचा दो। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, सी या।